हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर टारगेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फिजिक्स की सीरीज में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, जो आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार है, जिसमें हमने वो सिलेबस कवर किया है जिस पे आपका एमसीक्यूज आ सकते हैं, या फिर वो भी फॉर्मूले हमने कवर किए हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वो एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करना है, या फिर वो फॉर्मूले यूज करके न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो कुछ टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। तो वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, अगर आपको पता है कि वो उसके पीछे का साइंस क्या है, तो आपका वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प होगी। तो आज का हमारा वीडियो है ग्रेविटेशन चैप्टर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी जो आती है, उसमें टोटल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट का कितना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। वो उसका उसके पीछे का जो साइंस है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्रेविटेशन चैप्टर के से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जिसका बेस या फिर जिसका फॉर्मूला हमें इसी वीडियो में आगे लगने वाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो फोर्स क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं हम, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जिसे डिनोट करते हैं हम लेटर जी से। तो F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी क्या है? ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है उसका फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट और द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। यहाँ पे कहीं पे भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल एम दैट इज बॉडी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जी का जो वैल्यू होगा वो प्लैनेट पे डिपेंड होगा, बॉडी पे डिपेंड नहीं होगा। उसके साथ ही हमने ये जी का जो वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू रोटेशन, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से हमें जो जो कंसेप्ट की जरूरत है वो क्या है। तो अर्थ पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो रेस्ट पे है। जब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को मिला के उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी बन जाएगी। अब अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सैटेलाइट ले लो, अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, तो वो अर्थ के सरफेस पे है, मतलब रॉकेट के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट हो रहा है। उस ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट जाके मुझे वो रॉकेट उड़ाना है। जैसे ये रॉकेट है और अगर मुझे इसे उड़ाना है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है, तो इसका मतलब है इस पे इसके पास इसके ऊपर जितना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उसका जो टोटल एनर्जी होगा, जिसकी वजह जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके अगेंस्ट जाके आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस सिस्टम को, इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था रॉकेट को, तो इस रॉकेट को मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से रिलेटेड, तो इस बाइंडिंग एनर्जी को प्रोवाइड करने के बाद ही वो ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, उसका रिलेशन डिस्टेंस से किस तरह से है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय द लेटर आई। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है वो है फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास प्रोवाइडेड दैट द यूनिट टेस्ट मास itself does not produce any change in the field। जैसे कि अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से, या फिर अर्थ का ही ले लो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास एक्ट होता है, उस पर डिपेंड होगा कि उस ऑब्जेक्ट के अराउंड कितना इंटेंसिटी है ग्रेविटेशन फील्ड का। तो वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनता है एज पर द डेफिनेशन I इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो ये एफ क्या है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम तो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, इट इज इक्वल टू जी
m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है स्मॉल m और जिसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r। तो ये फॉर्मूला बना gmm अपॉन r स्क्वायर। तो ये अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो I क्या आता है, I इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर और ये जो m है वो भी m, तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I आ जाएगा I इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो ये जो r है ये आएगा आपका रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे है तो ये फॉर्मूला किस तरह से मॉडिफाई होता है, प्लस r प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल r। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई करते हैं ये इक्वेशन को कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द हाइट h ये आपका इक्वेशन आएगा gmm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू m विल गेट कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले भी बोला था कि g कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो I क्या हुआ आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ये डेरिवेशन आपको एक्चुअली एग्जाम में नहीं आएगा, पर इसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। इसका मीनिंग है इंटेंसिटी और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी कम होता जाएगा। वो तो हम ऑब्वियसली ये बाय लॉजिक भी कह सकते हैं कि अर्थ से जैसे जैसे आप दूर जाते हो, मतलब r जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये इंटेंसिटी बन जाएगा 0, जहां तक ही आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिव है, उसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिव नहीं है। तो ये जो एरिया है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर ही आपका ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आप फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर कहीं पे भी आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस मास m पे या फिर इस ऑब्जेक्ट पे कितना इंटेंसिटी है या फिर उसके अराउंड कितना इंटेंसिटी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके ऊपर इस पॉइंट पे कितना फोर्स अर्थ अप्लाई करती है और ये कितना मास है, ये कैलकुलेशन आपको देगा इंटेंसिटी ऑफ दैट at that point which is acting on that object because of the earth gravitational field। तो ये है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी और डिस्टेंस r, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो इंटेंसिटी है इसका यूनिट है न्यूटन पर केजी या फिर ये मीटर पर सेकंड के टर्म में भी लिखा जाता है। इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ये इंटेंसिटी है, फोर्स अपॉन मास है, फोर्स के डायमेंशन लिखो, मास के डायमेंशन लिखो, कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलेगा m0 L1 T माइनस 2, मतलब इसके जो डायमेंशन है इसमें डिस्टेंस की 1 टर्म है और टाइम जो है जो सेकंड में होगा उसकी टर्म स्क्वायर के फॉर्मेट में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज T इज माइनस 2। तो डायमेंशन इसके हो गए इंटेंसिटी के m0 L1 T माइनस 2। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अर्थ के अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, साथ में उसकी डायरेक्शन कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में वो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इस पे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, बट एमसीक्यू आ सकता है कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट और इट विल नॉट चेंज। इस तरह से न्यूमेरिकल इस तरह से एमसीक्यू आपको एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोट करते हैं V से। इसका यूज हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन समझने के लिए या फिर फॉर्मूला और कंसेप्ट समझने के लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट मास। So negative of work done W upon per unit mass in shifting this mass from infinity to the given point। तो एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई मास है जिसका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है,
तो उस मास ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया गया है पर यूनिट, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। तो फॉर्मूला बनता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, दैट इज वर्क डन पर यूनिट मास। अब हम जानते हैं कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ FdR अपॉन M। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे आ गया आपका फोर्स पर यूनिट मास, हमें पता है कि वो है इंटेंसिटी। सो दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी इनटू द स्मॉल डिस्टेंस dr। अब इंटेंसिटी जो है वो हमने अभी के इसमें कैलकुलेट किया था, इट इज gm अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dr। अब इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला में ये जो इक्वेशन है वो फिट बैठता है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको पोटेंशियल मिलेगा माइनस ऑफ gm अपॉन r। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू, जो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करेगा r पे। तो जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये r है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका कम होगा। तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V का यूनिट है जूल पर केजी, या फिर वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, जिसके डायमेंशन है, डायमेंशन में आप वर्क डन के डायमेंशन और मास के डायमेंशन डाल के कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलेगा m0 L2 T -2। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने देखा था पहले इसमें कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, वेयर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो उस पॉइंट पे होगा, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो उसकी जो वैल्यू है वही उसके लिए काफी है। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जिसमें डायरेक्शन का उतना रोल नहीं है। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो डिनोट किया जाता है U से। दूसरा टर्म है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन in bringing the body from infinity to the given point against the gravitational force। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट आपको अगर जाके बॉडी को फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट आपको लाना है, तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन उस बॉडी में स्टोर किया जाता है, वो कितना होगा? तो इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी U। तो हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, माइनस ऑफ gm अपॉन r। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द यूनिट मास विच इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल, उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट मास, मतलब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है उस पर डिपेंड करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना वर्क डन पर यूनिट मास अमाउंट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाएगा। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे कि हमने देखा था, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट मास है, मतलब जो मास ऑब्जेक्ट होगा उसका मास 1 kg या फिर 1 ग्राम इतना लेके वो पूरा कैलकुलेशन किया होता है। अब हर टाइम उस ऑब्जेक्ट का मास उतना 1 यूनिटी नहीं होता, वो m होता है, या फिर 10 होगा, 1000 होगा, 50 होगा, 60 होगा, डिपेंड होगा। तो 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60। मतलब ये जो है वर्क डन ऑन यूनिट मास, एक मास पे इतना वर्क डन है, तो जितना मास दिया गया है उतने पे कितना होगा, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड पे, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm अपॉन r और इनटू दिस मास स्मॉल m। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विच इज स्टोर्ड इन ऑन दैट in that object when that object is bring from infinity to that point, जिसपे इंफिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट को लाने के लिए उस पे कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन पर यूनिट उस ऑब्जेक्ट का मास ये कैलकुलेट करेगा कि उसके ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है।
तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी U। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम जानते हैं कि इट इज हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ पे हाफ m जो v है ये है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी यहाँ पे दिया जाता है अंडर रूट ऑफ gm/r। तो ये इसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट निकल जाएगा। स्क्वायर रूट निकलने के बाद आपको मिलेगा gmm/2r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो हमें मिलता है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ सॉरी इट इज माइनस ऑफ gmm/r, और आपका काइनेटिक एनर्जी है प्लस हाफ ऑफ gmm/2r। तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट माइनस ऑफ हाफ ऑफ gmm/r। तो ये है आपका टोटल एनर्जी। तो उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे जिसका मास m है, जिसको आपने इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने के लिए एक w वर्क डन किया है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, प्लस ये लाते वक्त उसका जो वेलोसिटी होगा अकॉर्डिंग टू दैट उसका काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ ऑफ mv² इस फॉर्मूला से। जो यहाँ पे वेलोसिटी है इट इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द नोन फैक्टर दैट इज gm/r। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये पुट करने के बाद आपको मिलता है टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव साइन के साथ आता है, क्योंकि ये माइनस, ये सॉल्व करने के बाद ये -1 प्लस हाफ है इंटू gmm/r। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है -1/2 ऑफ gmm/r। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का साइन निगेटिव आया है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड है। तो ये इंडिकेशन आपको इस नेगेटिव साइन से मिलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, वो उस अर्थ के सरफेस से बाउंडेड है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी। तो दिस इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। अब ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी का यूज हम ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है या फिर सरफेस से एक हाइट h पे है। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है, तो मुझे उसे बाहर निकालने के लिए उसके अंदर, उसके ऊपर जितना टोटल एनर्जी है उससे कम से कम उतना तो टोटल एनर्जी मुझे उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका टोटल एनर्जी अगर माइनस है तो मुझे प्लस में उतना क्वांटिटी देना पड़ेगा। जैसे कि उस ऑब्जेक्ट का अगर टोटल एनर्जी -10 है तो मुझे +10 देना पड़ेगा उस एनर्जी, ताकि उसका टोटल एनर्जी बने 0, और जिस वजह से वो अर्थ के सरफेस से फ्री हो जाए और वो अर्थ के सरफेस से निकल जाए। तो ये कंसेप्ट होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ के सरफेस से बाहर निकालना है, मोस्टली ये सैटेलाइट के फॉर्मेट में जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है या फिर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तब ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है कि जो रॉकेट है उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट if the energy supplied to the satellite which is revolving in a circular orbit equal to or greater than the total energy। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जैसे कि सैटेलाइट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी होगी, तो उस ऑब्जेक्ट को उस ऑर्बिट से अगर बाहर निकालना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को उतनी टोटल एनर्जी के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो ऑब्जेक्ट उस ऑर्बिटल से फ्री हो जाए। इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है आपकी, वो टोटल एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट कितना होगा कि जितना टोटल एनर्जी है उसका उतना ही बट अपोजिट, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी अगर माइनस साइन में है तो बाइंडिंग एनर्जी आपको प्लस साइन में चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस ऑफ gmm/2r। ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि हम उस ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव करना चाहते हैं जिसका टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ दैट गिवन क्वांटिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया आपका, प्लस gmm/2r। r क्या होता है, r प्लस h। स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस h, क्योंकि r कैपिटल R है अर्थ का
रेडियस और h है उस ऑब्जेक्ट का हाइट, जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है या फिर जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा, अर्थ के सरफेस पे है, तो ये हाइट बन जाता है 0, तो ये h बन जाएगा 0। और ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, इसका मतलब है उसका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है। हमने कंसिडर किया है कि वो एट रेस्ट है, अर्थ के सरफेस पे है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 0। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ GMM अपॉन आर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वहां पर स्मॉल आर दिया था। स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर प्लस एच। एच का वैल्यू हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एच का वैल्यू हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो स्मॉल आर बन जाएगा आर प्लस एच, दैट इज स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इन दिस स्पेशल केस। तो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ GMM अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगा? माइनस ऑफ या फिर टोटल एनर्जी की अपोजिट। तो माइनस जो साइन है यहाँ पे प्लस बन जाएगा, बाकी ये जो अमाउंट है वो अमाउंट बाइंडिंग एनर्जी के लिए सेम आएगी। इसका मतलब है ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इतनी बाइंडिंग एनर्जी आपको उस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के सरफेस पे है या फिर इस सैटेलाइट को, जिस सैटेलाइट का मास है m, उसे देनी पड़ेगी, ताकि ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से मूव होके वो एक स्पेसिफिक हाइट तक चला जाए या फिर उसको एक स्पेसिफिक हाइट अटेंड कर पाए। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपने केयरफुली देखा तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी का साइन पॉजिटिव है और ये टोटल एनर्जी का साइन नेगेटिव है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ से बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने की वजह से उसे आपको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट उस फील्ड की इंटेंसिटी से बाहर निकल पाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये ऑब्जेक्ट जो है या फिर जो सैटेलाइट है या फिर जो रॉकेट हमने अर्थ के सरफेस पे कंसिडर किया था, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? कि जब बॉडी रेस्ट पे हमने कंसिडर किया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0, h हो गया 0। उस वजह से हमारा टोटल एनर्जी कितना आया? माइनस ऑफ GMM अपॉन आर। h का वैल्यू हो गया 0, तो ये माइनस ऑफ GMM अपॉन कैपिटल R आ गया, स्मॉल r नहीं होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। वो टोटल एनर्जी से सेम अमाउंट में होता है बट अपोजिट साइन होगा। तो प्लस GMM अपॉन R, ये होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी जो है, वो बाइंडिंग एनर्जी आपको उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करनी है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करते वक्त ये बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, क्योंकि उसे आपको वहां से निकालना है, मूव करना है, तो ये मूवमेंट देने के लिए, ये मोशन देने के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में इम्पार्ट किया जाता है या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट लो, रॉकेट लो या फिर ऑब्जेक्ट लो, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ ऑफ v²। तो v क्या होगा? यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी होगा कि कितना वेलोसिटी से आपको वो ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो इट इज हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला प्लस GMM अपॉन कैपिटल R। तो रीअरेंज करने के बाद कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलता है क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। अब ये जो आपने देखा कि ये जो वेलोसिटी है, ये है एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी आपको उस ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव करे। तो अगर आपने केयरफुली देखा तो इस फॉर्मूला में ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो g पे डिपेंड है, m पे डिपेंड है और r पे डिपेंड है। g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m तो अर्थ का मास है, r कैपिटल R तो अर्थ का रेडियस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई भी टर्म आया नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसी भी बॉडी के लिए ऑन द रेस्ट विच इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये एस्केप वेलोसिटी सब बॉडीज के लिए, सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा और वो डिपेंड करेगा अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे। वो डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है या फिर ऑब्जेक्ट कितने साइज का है या फिर उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है। तो एस्केप वेलोसिटी सबके लिए सेम होगा।
इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, लाइट वेट ऑब्जेक्ट के लिए और हेवी वेट ऑब्जेक्ट के लिए कितना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी सबके लिए सेम होता है। देखते हैं कि वो कितना होता है और किस हिसाब से उसे कैलकुलेट किया जाता है। तब हमें पता है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीएम अपॉन आर स्क्वायर है। तो रीअरेंज करने के बाद आपको जीएम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं क्रिटिकल एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में, तो हमें मिलता है यहाँ जीएम का जो वैल्यू है ये 2g आर स्क्वायर हमने पुट किया, तो ये आर आर कैंसिल होने के बाद ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमें मिलता है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g आर। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये जो वैल्यू है वो पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इतना एस्केप वेलोसिटी आपको इम्पार्ट करना पड़ेगा जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है। उस ऑब्जेक्ट को वहां से निकालने के लिए इतना वेलोसिटी आपको उसे देना पड़ेगा, इतना वेलोसिटी अटेंड करवाना पड़ेगा। और ये वेलोसिटी अटेंड करने के लिए आपको उसे एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और वो इक्वल टू कितना होता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी देना है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी से सेम होगा। जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इतनी एस्केप वेलोसिटी आपको मिलेगी। और जो बाइंडिंग एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी है विच इज एट द रेस्ट ऑन द surface of the earth, it is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो दिस इज अबाउट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ दैट रॉकेट और ऑफ दैट सैटेलाइट टू become free from the gravitational field. So that's all about the few important points related to the gravitational field. जो पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन हमें होना जरूरी है ताकि हम एमसीक्यूज को करेक्ट मैनर में अंडरस्टैंड कर पाए और करेक्ट ऑब्जेक्टिव को हम सिलेक्ट कर पाए। वैसे उसी के साथ जब कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, कोई केस डिस्कस किया जाता है एमसीक्यू में, तो उस न्यूमेरिकल में क्या पैरामीटर दिए हैं, क्या सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली हमें वो फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ता है। उसे रीअरेंज करने के बाद जो गिवन डेटा है वो पुट ऑन करने के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल सकता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स और ये फॉर्मूले आपको समझना जरूरी है। तो ये जो कंटेंट था आज के वीडियो का, ये यहाँ तक ही है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।